हाँ तो भाई नमस्कार, आदाब, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है युगल किशोर और आप लोग मेरे साथ अभी तक पढ़ रहे थे सहकारिता विभाग के अंतर्गत जो पेपर होने वाला है छत्तीसगढ़ अपेक्स बैंक भर्ती परीक्षा 2023, उसका पूरा सहकारिता पोर्शन कंप्लीट करा चुका हूँ। उसमें जो बचा था, बोला था छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण वाला पोर्शन बचा है, ये मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा कुछ बैंकिंग के चैप्टर पढ़ाने के बाद। वैसे बेसिकली तो मैं इसको बोला था कि मैं छत्तीसगढ़ राज्य का जो बैंक वाला जो पोर्शन है उसके बाद जो उसकी संरचना है उसको पढ़ाने के बाद आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन आज जो पढ़ा रहा हूँ ये जो राज्य सहकारी अधिकरण है वो लास्ट में पढ़ा रहा हूँ। पूरे पोर्शन को कंप्लीट होने के बाद इसका पीछे के जितने भी अध्याय हैं सहकारी विभाग के उनसे संबंध है। तो यदि आपने पीछे का अध्याय नहीं पढ़ा है तो चैनल में सारा चीज़ अवेलेबल है। आप चैनल में आज़ाद CGPSC एकेडमी चैनल के अंदर आप पूरा का पूरा प्लेलिस्ट हमारा बना हुआ है सहकारिता बैंक वाला, सहकारी बैंक भर्ती वाला, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। पेपर 15 अक्टूबर को है, हमने अनाउंस भी किया है और CG व्यापम ने भी बोल दिया है। तो अब आप लोगों को इसकी पूरी प्रिपरेशन कर लेनी है। आज इसको बहुत शॉर्ट में बताऊँगा जो चीज़ आप लोगों के लिए ज़रूरी है। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को वही बताऊंगा जो मैं हमेशा बताता हूं कि इसकी धाराएं क्या क्या हैं। तो देखो, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण जो है ये आप लोगों की जो धारा है, इसमें इसके अंदर जो धारा यूज़ हुआ है ये अध्याय 10 अधिकरण का गठन। इसमें आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि धारा 77 से लेके धारा 80 घ तक का पूरा स्टडी करना है, ठीक है ना। धारा 77 से लेके धारा 80 घ। मैं क्यों बताता हूँ धारा हर बार, आप लोग को पता है, चूँकि ये क्या दे गया, सुमेलित कीजिए। इसके सुमेलित कीजिए से मुझे बड़ा डर लगता है, मैं नहीं जानता आपको लगता है कि नहीं, है ना। ये जो PSC वाले सुमेलित कीजिए बोल के धारा और अनुच्छेद रख देते हैं ना संविधान विषय के अंदर, तो ये सुमेलित कीजिए बड़ा डरा देता है, क्योंकि एक धारा कोई याद नहीं रख पाता है। तो बड़ी बड़ी मुश्किल से मैंने इसको पूरा लिख तो दिया है, ये चीज़ मुझे भी याद नहीं है। आप लोग याद करना चाहेंगे तो कर लीजिए, नहीं चाहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके धारा के अंदर से आप लोगों को कुल आप लोग देख रहे हैं कि आपको 25 नंबर का पूछा जाना है ना। 25 नंबर का जो पूछा जाना है तो इसके पास पूछने के लिए बहुत कुछ है जो यहाँ से पूछा जाना है, ठीक है। चलो देखो, धारा 77 क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के बारे में बताता है। धारा 77 का उसके पुनर्विलोकन या रिव्यू के बारे में बताता है। अधिकरण जो निर्णय देगा उसके रिव्यू जो है। फिर आप लोगों को धारा 77 का पुनरीक्षण, धारा 77 का अधिकरण द्वारा सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करना, ये बताता है। धारा 78 रजिस्ट्रार तथा अधिकरण के समक्ष अपीलें, धारा 78 का किसी भी मामले में प्राधिकारी द्वारा परिसीमा काल का बढ़ाया जाना, ठीक है। इसके बाद धारा 79 आपको किसी भी मामले में कोई अपील या पुनर्विलोकन का ना होना, ये चीज़ बताया है। धारा 80 आप लोगों को मामलों का अंतरण और प्रत्याहरण। 80 का बोर्ड एवं अधीनस्थ अधिकारियों की कार्यवाही मांगने और उन पर आदेश पारित करने के रजिस्ट्रार की शक्ति, इसके बारे में चर्चा करता है। 80 का अंतर्वर्ती आदेश की शक्ति और 80 ग जो है आदेश के निष्पादन को रोका जाना और लंबित मामलों का अंतरण, इसके बारे में चर्चा करता है। तो इसमें से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या है ना, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे टिक कर लेते हैं। आपको ये वाली चीज़ें तो याद रहनी चाहिए, है ना, जिसके बिना आप लोग काम नहीं कर पाएंगे वहाँ पे पेपर में। आप लोगों को जो अध्याय के अंदर जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यदि अधिकरण से पूछा गया तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए और यही चीज़ें आप लोगों को पेपर में पूछी जानी चाहिए। जहाँ तक अगर पेपर मैं सेट करता हूँ तो मैं हमेशा वैसे ही कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो पूछी जाए, ये नहीं कि किसने कितना मेडल जीता है, मैं ऐसे सवाल नहीं पूछता हूँ, ठीक है ना। चलो देखो, इसका इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो धारा है उसके अंतर्गत वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले सहकारी अधिकरण का गठन, फिर उसका रिव्यू, फिर उसका रिवीजन, ठीक है ना। सिविल न्यायालय की अधिकारिता कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। आपको अधिकरण के समक्ष अपीलें, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट का है। कार्यकाल की सीमा, कोई अपील कोई मतलब नहीं है। अपील कहाँ किया जा सकता है किसी भी केस में, वो चीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से आपको ये इधर का कोई भी पोर्शन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ये धाराएं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। धारा इतनी दी हुई है, याद कर लेना, मन करे तो, नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। देखो, मैंने पूरा जो बुक पढ़ाया है ना, अपने वीडियो के अंदर बताया था सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 और 1962, ये जो है इसके अंतर्गत पढ़ाया है। इसके धारा 10 में वर्णित है, इसके धारा 10 में वर्णित है आप लोगों का क्या, ये अधिकरण का गठन, ठीक है ना। 1960 की धारा 10 है ये।
देखिए इसमें सब चीज़ दिया हुआ है, धारा इसके अधिकरण के गठन वाले पोर्शन, अध्याय 10 है ना। तो मैं इससे पढ़ा रहा हूँ और इससे जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ। तो जो चीज़ अगर मैं पढ़ा रहा हूँ गलत होती है, इसका तो कोई संभावना नहीं रखता हूँ मैं, है ना। फिर भी अगर इंसानी भूल हो जाती है तो भी जो ऑथेंटिक सोर्स है वो आप लोगों के सामने है, ठीक है ना। चलिए मैं आप लोगों को जो सीधे सीधे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बताता चलता हूँ, ठीक है। आप लोग का ध्यान पूरा बोर्ड में होना चाहिए सीधे सीधे से, और मैं जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं धारा 77 की। धारा 77 क्या कहता है? छत्तीसगढ़ सहकारी अधिकरण का गठन। छत्तीसगढ़ सहकारी अधिकरण का गठन कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा, ठीक है ना। राज्य सरकार करेगा तो इसके जो पावर है ये किसके पास गई? राज्य सरकार के पास। अब गठन करेगा तो इसके अंतर्गत क्या संरचना है? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण की संरचना क्या है? राज्य सरकार एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य मिलकर इसकी गठन कर सकता है, ठीक है ना। ये राज्य सरकार का पावर है, राज्य सरकार इसको गठित करेगा, ठीक है। ये धारा 77 में वर्णित है जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके बाद इसी धारा के अंतर्गत जो धारा के अंदर अलग अलग क्लॉज चलते रहते हैं, जैसे ये धारा 1 है, ये 2 है, फिर 3 है, इसी तरीके से कंटिन्यू होता रहता है ना। तो आप लोगों को मैं सीधे सीधे धारा 77 के अंदर का सारा चीज़ बता रहा हूँ। तो ये धारा 77 का पहला जो पोर्शन है, राज्य सरकार अधिकरण का गठन करेगी। दूसरा, इसमें जो सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे, ये चीज़ हो गया, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद इसके अहर्ता के बारे में बात करते हैं। जो समिति में आ रहे हैं, ये जो अधिकरण में आ रहे हैं, इनके अहर्ता की चर्चा करें। अहर्ता मतलब होता है डिस्क्वालिफिकेशन या फिर जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है ना। तो क्या है? अध्यक्ष जो है ये न्यायाधीश कहाँ का जी? उच्च न्यायालय का। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है ना। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए, मतलब न्यायाधीश से कम का नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखता है। मैंने पहले बताया कि कानून हमेशा ऐसी भाषा में लिखा जा रहा है कि उसको हमेशा नकारात्मक के सेंस में लिखा जाता है, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट मीनिंग है वो न्यायाधीश होना चाहिए, है ना, कि न्यायाधीश को उसको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर बोल रहा है कि अगर ये नहीं है, ये अगर नहीं है, न्यायाधीश नहीं है उच्च न्यायालय का, तो इसको क्या होना चाहिए? या शब्द का उपयोग हुआ है। और जो राज्य जो अध्यक्ष है, अधिकरण के अध्यक्ष हैं, उनको क्या होना चाहिए? 5 वर्षों का जिला न्यायालय का न्यायाधीश होना आवश्यक है। 5 वर्षों क्या किए हों? जिला न्यायालय के रूप में, जिला न्यायालय में नहीं, जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य किए हों। तो ऐसे व्यक्ति क्या हो सकते हैं? यहाँ पे इस अधिकरण के अध्यक्ष हो सकते हैं। अब सदस्यों के लिए भी अहर्ताएँ हैं, तो सदस्यों के लिए भी अहर्ताएँ हैं, तो वो भी मैंने पूरा नोट्स बना के रखा हुआ है, तो मैं उसी नोट्स से देख के पढ़ा रहा हूँ, चूँकि इसके अंदर बहुत सारा चीज़ है, 15 पेज का इसका पूरा पोर्शन है, जो एकदम इंपॉर्टेंट है वही बता दे रहा हूँ, है ना। अब हम सदस्यों की अहर्ता के बारे में चर्चा करते हैं। तो सदस्यों की अहर्ता में सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि सदस्य को क्या होना चाहिए? सहकारी विभाग का अधिकारी होना चाहिए, सहकारी अधिकारी होना चाहिए, ठीक है ना, सहकारी विभाग का। अब ये अधिकारी का कोई स्तर है क्या? आप बोलोगे सर चपरासी को बना सकते हैं क्या? नहीं हो सकता। सहकारी विभाग में अपर रजिस्ट्रार का जो पद है ना, अपर रजिस्ट्रार से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इसका जो सदस्य होगा वो, ठीक है। और या तो फिर क्या होना चाहिए? सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में वो बतौर अधिवक्ता, या फिर सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में, सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में या तो वो याचिकाकर्ता को इंग्लिश में बोले हैं प्लीड, है ना, या तो वो याचिकाकर्ता होना चाहिए, या क्या होना चाहिए? वकील होना चाहिए। वकील, या इसी को क्या बोलते हैं? अधिवक्ता लिखा है पुस्तक के अंदर, है ना, अधिवक्ता। अब इन दोनों में अंतर होता होगा तो फिर पूछ लेना भाई किसी से।
हमको इसके बारे में अभी अंतर नहीं पता है ना। तो वकील या अधिवक्ता होना चाहिए। ये दोनों, ये एक अशासकीय व्यक्ति है, देखने से समझ आ रहा है ना। ये एक अशासकीय पद है ना। ये शासकीय पद है, मतलब देखो अधिकरण के अंदर एक शासकीय सदस्य हुआ, एक अशासकीय सदस्य हुआ। अशासकीय सदस्य में या तो उसको सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र में याचिकाकर्ता होना चाहिए, या तो फिर वकील और अधिवक्ता के रूप में सहकारिता के क्षेत्र में उसे न्यूनतम, इन दोनों को ना, ये आंदोलन में कार्य कर रहा है उसको और अधिवक्ता, इन दोनों को न्यूनतम कितना होना चाहिए, न्यूनतम इनको 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तब जाके इनको क्या बनाएंगे हम, सहकारी अधिकरण का सदस्य बनाएंगे। ठीक है, सहकारी अधिकरण का सदस्य बनाएंगे। ये चीज़ हो गया। इसके बाद आप देखते हैं क्या, इसके बाद हम देखते हैं कार्यकाल। अब इनकी अर्हता हो गई, तो अब ये कितने साल तक कार्य करेंगे। चाहे वो सभापति हो, मतलब चाहे वो अधिकरण का अध्यक्ष हो, चाहे वो सदस्य हो, ये लोग 2 साल से लेके 5 साल तक कार्य कर सकते हैं। 2 to 5 ईयर कार्य कर सकते हैं। ठीक है ना। राज्य सरकार इन्हें कभी भी हटा सकती है। कौन हटा सकती है, राज्य सरकार। ठीक है ना, राज्य सरकार कभी भी हटा सकती है। हटाने का कोई सेंस होगा क्या, कि ऐसी मन किया तो उठा के, नहीं जी हम तुमको नहीं रखना चाहते, हटा देंगे, नहीं होगा, है ना। तो हटाने का सेंस क्या होगा, कारण बताना पड़ेगा राज्य सरकार को। और ये कारण क्या हो सकता है कि आप अपने कर्तव्य पालन में असमर्थ हैं। कर्तव्य पालन में क्या है, असमर्थ। यदि आप बतौर अध्यक्ष या सदस्य सहकारी अधिकरण के कर्तव्य पालन में असमर्थ हैं, तो राज्य सरकार आपको हटा सकती है। उसके लिए आपको कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं, कोई कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कानून क्या कहता है कि आपने आरोप लगाया, आपने प्रूफ किया, तो मुझे भी अपना पक्ष रखना है, युक्ति युक्त अवसर प्रदान करना है ना। तो अब ये युक्ति युक्त अवसर किसको प्रदान किया जाएगा, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि आप कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। तो क्या किया जाएगा, अवसर दिया जाएगा भाई, है ना। अवसर दिया जाएगा, क्या चीज़, अपने आप को गिल्टी नॉट गिल्टी प्रूफ करने के लिए। ठीक है, डायरेक्ट नहीं हटाएंगे, तो कुछ प्रोसेस है, कर्तव्य पालन में असमर्थ होगा तो हटाएंगे, और दूसरा उसको अवसर देंगे जिसको हटा रहे हैं उसको। ठीक है, कार्यकाल हो गया समाप्त। क्या ये लोग पुनः नियुक्त हो सकते हैं क्या सर, अगर ये 2 से 5 साल काम कर लिए तो फिर क्या ये पुनः नियुक्त हो सकते हैं? बिल्कुल, ये लोग पुनः नियुक्त हो सकते हैं, बार बार नियुक्त हो सकते हैं। कानून के अंदर कहीं पे भी ये चीज़ नहीं लिखा है कि इन्हें केवल 1 बार या 2 बार नियुक्त किया जाए। इनके बारे में जो लिखा गया है कि इन्हें बार बार नियुक्त किया जा सकता है, इन्हें पुनः नियुक्त किया जा सकता है। मतलब कितने बार की चर्चा नहीं हुई है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद क्या देखते हैं कि समापन, क्या अधिकरण को समाप्त किया जा सकता है, ये चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देख लो, सहकारी सदस्य अर्हता हो गया। यहाँ पे राज्य सरकार का जो ये है, अधिकरण एक अध्यक्ष और 2 सदस्य से मिलकर बन रहा है, लेकिन सरकार चाहे तो इसे केवल एक सदस्य वाला भी अधिकरण बना सकती है, और ये सदस्य क्या होगा, इसका अध्यक्ष हो जाएगा। सरकार चाहे तो एक सदस्य के साथ भी अधिकरण का जो निर्माण है वो कर सकती है। ठीक है ना, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे। फिर आप क्या देखते हैं कि समापन, राज्य सरकार क्या सहकारी अधिकरण का समापन कर सकती है, ये प्रश्न है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या बोलते हैं कि समापन राज्य सरकार किसी भी समय में कर सकती है। कब कर सकती है, एनी टाइम, है ना, एनी टाइम राज्य सरकार इसको समाप्त कर सकती है। फिर क्या बोल रही है कि सदस्य जो हैं, है ना, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। मान लीजिए ये अध्यक्ष यहाँ पे जो एनी टाइम है, ये चीज़ यहाँ पे समाप्त हो गया। फिर अब यहाँ पे अध्यक्ष, प्रेसिडेंट प्लस सदस्य, अब इनके कार्यकाल के समापन की बात हो रही है। ठीक है ना, अध्यक्ष और सदस्य इनके कार्यकाल के समापन होता है, या फिर इनको हटाया जाता है ना। इनके पास हटने के क्या क्या तरीके हैं, या तो इनका कार्यकाल समाप्त हो जाए, समापन कैसे होगा इनका अध्यक्ष का, है ना, अधिकरण के सदस्यों का समापन कैसे होगा, या तो इनका कार्यकाल समाप्त हो जाए, लिख देता हूँ यहाँ पे, कार्यकाल समाप्त हो जाए,
ठीक, या तो इन्हें हटाया जाए या तो फिर ये अनुपस्थित रहें या तो ये स्वयं से त्याग पत्र दे दें, ठीक है ना, त्याग पत्र दे दें, अनुपस्थित रहें, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें। और या फिर ये किसी और स्थान पे, ये किसी और जगह पे प्रतिनियुक्ति पे चले जाते हैं, शासकीय किसी और विभाग में ये लोग प्रतिनियुक्ति में चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं ये न्यायाधीश हैं, तो न्यायाधीश लोगों को ग्रीन ट्रिब्यूनल और जितने भी ट्रिब्यूनल हैं उन सभी जगहों पे भेजा जाता है। कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन में चला गया, तो जितने भी आफ्टर रिटायरमेंट जो लोग होते हैं वो लोग अलग अलग जगह सेवा दे सकते हैं न्यायाधीश के रूप में। सॉरी, न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो कहीं पे भी सेवा दे सकते हैं, तो प्रतिनियुक्ति में कहीं जा सकते हैं, है ना। और किसी भी समय पे उनका पद का अवसान किया जा सकता है, ये हटाया जा सकता है, ये पद का अवसान किया जा सकता है। तो इस स्थिति में अध्यक्ष की भूमिका कौन निभाएगा? इस स्थिति में अध्यक्ष की भूमिका जो सदस्य हैं, 2 सदस्य हैं, इनमें से जो ज्येष्ठतम सदस्य होगा, मतलब जो सीनियर होगा, है ना, जो सीनियर सदस्य होगा वो यहाँ पर आप लोगों को अध्यक्ष के रूप में स्वयं से कार्य करना शुरू कर देगा। ये चीज़ हमारे कानून में लिख दी है, ठीक है। इसके बाद का क्या लिखता है कि इसके निर्णय के बारे में, अधिकरण ने कोई निर्णय दिया तो निर्णय किस आधार पे दिया जाएगा। तो चूंकि 2 सदस्य, 1 अध्यक्ष, 3 लोग हैं, 3 लोग मिलकर निर्णय ले रहे हैं, तो कानून है, कानून भी लोकतंत्र पे चलता है। लोकतंत्र में किसकी सरकार है भाई? जिसका बहुमत उसकी सरकार, है ना। तो निर्णय भी न्याय व्यवस्था के अंदर भी इसी प्रकार से होता है कि जो बहुमत है उसी का मान्यता होगा। लेकिन मान लो जाए यदि 2 सदस्य हैं, 2 सदस्य हैं, मान लीजिए, सरकार के ऊपर है ना भाई कितना सदस्य अपॉइंट करना है, तो मान लीजिए कि 2 ही सदस्य हैं, तो 2 सदस्य में से किसका बहुमत आएगा? नहीं आएगा, 1 + 1 - बोल दिया। तो 2 सदस्य के केस में जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष का निर्णय, अध्यक्ष का जो निर्णय है ये लीड करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ समाप्त होता है, इनका जो निर्णय का शक्ति है वो इस तरीके से यहाँ से समाप्त होता है, ठीक है ना। इनका जो निर्णय है, ये अधिकरण का जो निर्णय है ये अंततम होगा, है ना, ये अंत होगा। इसके निर्णय को कहीं पे भी किसी भी जगह पे आप इसको क्या बोलते हैं, किसी कोर्ट में इसको अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब प्रश्नगत नहीं किया जा सकता किसी अन्य कोर्ट में, है ना। तो इसके पास पूरे सिविल इसको निर्णय को, अधिकरण के निर्णय को किसी भी सिविल या राजस्व न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसका निर्णय किसी भी सिविल या राजस्व न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट में चले जाए, सुप्रीम कोर्ट में चले जाए तो बात अलग है। इसके न्यायालय को जो सिविल न्यायालय है और राजस्व न्यायालय है उसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि अधिकरण की जो मान्यता है ये बतौर राजस्व न्यायालय के सिविल न्यायालय के बराबर इसको पूरा पावर होता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर समाप्त हुई। इसके बाद इसके अपील पर चर्चा करते हैं। निर्णय दिया तो क्या इसके निर्णय को अपील किया जा सकता है? सहकारी अधिकरण के अंदर गए आप, सहकारिता में कोई आपके साथ इनजस्टिस हुआ, कोई अन्याय हुआ, तो क्या आप लोग उसको कहीं पे भी उसको प्रश्न कर सकते हैं क्या, है ना। उसके लिए अपील कर सकते हैं क्या कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ, तो हाँ कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे? देखो कुछ स्तर है। सबसे पहले देख लो कि अधीनस्थ स्तर पे, अधीनस्थ स्तर मतलब कि संयुक्त, रुक जाओ इसको ऐसे करते हैं, अपर रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को रजी डॉट कर देना हूँ, है ना, अपर रजिस्ट्रार या अधीनस्थ द्वारा।
अपर रजिस्ट्रार या अधीनस्थ जो इकाई है ना, अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनके द्वारा कोई आदेश दिया गया जो कि आपको न्याय संगत नहीं लगा, तो आप उसे संयुक्त रजिस्ट्रार जो हैं, जॉइंट रजिस्ट्रार जो हैं, है ना, संयुक्त रजिस्ट्रार जो होंगे उनको आप अपील कर सकते हैं कि सर ऐसा बोल रहे हैं, क्या मैं इसको ऐसा, क्या ये सही है। जॉइंट रजिस्टर जो होगा उसको आप बोल सकते हैं। जॉइंट रजिस्टर, है ना, रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्टर के केस में अगर जॉइंट रजिस्टर बोलने के कोई अपील, कोई निर्णय दिया है और आपको लगता है कि यहाँ पे भी आपके साथ अन्याय हुआ है, तो आप जो है किसको अपील कर सकते हैं, रजिस्ट्रार, ठीक है क्या, रजिस्ट्रार को अपील कर सकते हैं, ठीक है। जॉइंट रजिस्ट्रार ने किसी को दिया है निर्णय, तो उसका रजिस्ट्रार को आप लोग क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि सर हमारे साथ गलत हुआ है। अगर रजिस्ट्रार भी गलती कर दे, चूँकि सहकारी बैंक का पूरा जब मैं पोर्शन पढ़ाया तो मैं आप लोगों को बार बार बताया हूँ कि एटमोलास्ट जो पावर होती है, जो हाईएस्ट पावर है वो रजिस्ट्रार के पास है, लेकिन रजिस्ट्रार भी गलती कर दे तो किसके पास, तो रजिस्ट्रार गलती कर देगा तो रजिस्ट्रार का अगर आपको लगता है कि उसने न्याय संगत निर्णय नहीं दिया है, तो उसका जो अपील है वो किसके पास जाएगा, ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल मतलब अधिकरण, कौन सा अधिकरण, जो राज्य सहकारी अधिकरण है, राज्य सहकारी अधिकरण है, उसके पास जाएगा इसका अपील, ठीक है ना। अपील मान लो जाए, डेट है रजिस्ट्रार के, डेट है आज कितनी तारीख है हमारी, आज मान लीजिए 10 तारीख है ना, हाँ 10 ही तारीख है, 10/10/2023 को आपने दिया निर्णय रजिस्ट्रार ने, है ना। और आपको ये निर्णय, अब देखो भाई चुनाव का आचार संहिता तो लग गया है, आचार संहिता लग गया, लेकिन 15 तारीख को आपका पेपर है ना, तो आचार संहिता लग गया है, 10 अक्टूबर को हो गया है। अब आप अपील भी नहीं कर सक पा रहे हो किसी को, है ना, सर मेरा तो निकलना दूभर हो गया है, मैं तो चुनाव में व्यस्त हो गया हूँ, मेरे को तो हर घर में झंडा छोड़ने जाना है ना। तो अपनी व्यस्तता में आप व्यस्त हो गए, आपको पता ही नहीं चला कि आपके विरुद्ध निर्णय आ गया है। तो आपको पता चला कब, आखिरी में 20-40-45 दिन में। तो आप बोलोगे मेरे साथ तो अन्याय हुआ है, ट्रिब्यूनल को आदेश करना है, तो ट्रिब्यूनल को बताओगे, तो ट्रिब्यूनल में कितने दिन के अंदर बता सकते हो, अधिकरण में कितने दिन के अंदर अपील कर सकते हैं, तो अधिकरण में आप 60 दिन के भीतर आप लोगों को अधिकरण के अंदर एप्लीकेशन देना है कि सर मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरा दूध चोरी हो गया था, उसको ये लोग अपना सरकारी जो अधिकारी लोग हैं ये लोग बंदर बाट कर दिए, आप इनके खिलाफ कुछ एक्शन करो, नहीं तो मैं तो दूध में डूब के जान दे दूंगा, ठीक है, ऐसा करते हैं। तो 60 दिन के अंदर आप लोगों को ये चीज़ होगा। अगर आप 60 दिन में भी नहीं अपील कर पाए, अब चुनाव से व्यस्तता ही नहीं हट पा रही है आपकी, है ना, आप बूथ लेवल के अध्यक्ष बन गए हैं, तो क्या होगा, 60 दिन के बाद आपको बताना पड़ेगा भैया देखो ऐसा है सर कि मैं चुनाव में व्यस्त था, बूथ लेवल की अध्यक्षता मेरे पास थी, निर्वाचन आयोग ने भी मेरे को अपना कैंडिडेट बना दिया था, पार्टियां भी मुझे अपना पैसा दे दी थी, तो मैं कर ही नहीं पा रहा था, है ना, मतलब मैं सबसे पैसा लेके कैसे भागता। मेरे पास एक बहुत बड़ा नैतिक प्रश्न आ गया था कि मैं करूं कि नहीं करूं। तो अंततः मैंने निर्णय लिया कि मुझे चुनाव में उतरना है, और मैं 60 दिन के अंदर चुनाव लड़ा और मैं तो हार गया, इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूँ। ऐसा आप बताओगे, है ना, तो बताओगे तो कैसे होगा। अब ये 60 दिन है, 60 दिन के अंदर भी नहीं बता पाए तो हमारे राज्य सरकार अधिकरण, जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अधिकरण, जो राज्य सहकारी अधिकरण है, ये बोलती है कि कोई अच्छा युक्ति युक्त कारण बताओगे, कोई अच्छा कारण बताओगे, है ना, कोई अच्छा कारण बताओगे, तर्कसंगत कारण होना चाहिए। तर्कसंगत कारण बताओगे तो 60 दिन के बाद भी आपका अपील मैं सुनूंगा। ये कौन बोलता है, अधिकरण बोलता है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा चैप्टर जो अधिकरण वाला, इसका जो मैक्सिमम चीज़ है वो कंप्लीट होता है। ये जो अपील है, क्या ये अपील आप लोगों का पुनर्विलोकन होगा, क्या इसका रिव्यू हो सकता है ना, क्या इसका रिव्यू हो सकता है। तो इसका रिव्यू कौन कर सकता है, अधिकरण कर सकता है, ठीक है ना। जब कोई अपील जिसको लगता है उसने दिया लेटर, तो अपील के माध्यम से ये चीज़ पुनर्विलोकन हो सकता है ना। नहीं हो सकता है कब, जबकि केस में खुद अधिकरण बोल दे कि नहीं इस मामले को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है ना, अधिकरण बोल दे कि नहीं अब करने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे ये चीज़ समाप्त हो जाता है।
ठीक है ना। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थी। और इसके बाद आप लोगों को देखो, जो सामने चलते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को अपील या पुनर्विलोकन का ना होना, ये वाला पोर्शन, यहाँ तक का आपका पोर्शन जो इम्पोर्टेंट था ये मैंने आप लोगों को बता दिया। इधर का आप लोगों का पोर्शन इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसी के साथ हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण वाला जो अध्याय है वो समाप्त होता है। तो जो पहला पैराग्राफ है सहकारी अधिकरण वाला, वो चीज़ समाप्त हो गया। बैंकिंग वाला एक चैप्टर लोगों ने कमेंट किया था कि उसका कंप्लीट करा दीजिए, वो मैं आप लोगों को इसके बाद की जो वीडियो है उसमें बता दूंगा, ठीक है ना। लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद का जो वीडियो होगा वो लास्ट होगा। आप लोगों को सहकारी बैंक का जो परीक्षा है उसके लिए तैयारी करते रहिए। हमारे कोर्सेज़ के अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हमारे एप्लीकेशन में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। आजाद CGPSC एकेडमी के अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप लोग वहाँ से हमारे कोर्सेज़ में एक्सेस कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों के लिए, ये जो सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब के अंदर, है ना। इसका जो नोट्स है ये आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन में मिल जाता है, ठीक है। चलो, इतना पर्याप्त था आज के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।